गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्त, स्वागत है आपका सीए इंटर प्री रिजल्ट बैच। सितंबर 25 अटेम्प्ट का सिलसिला तो ऐसा है कि पहले साल में 2 होते थे, बट अब साल में 3 होते हैं, तो फटाफट से 3 महीने में आपके अटेम्प्ट होते रहेंगे। अब सबसे पहले सर हम सब्जेक्ट शुरू करें उससे पहले हम थोड़ी जान पहचान रूबरू कर लें। तो पहले कुछ शब्द मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा ताकि आपको भी पता रहे कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने लाइफ में क्या कुछ करा है। और मैं कुछ शब्द आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट एंट्री हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीए इंटर में हमारी कितने क्या स्कोर हो जाएगा, आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है, सारी बातें हम क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर, नो योर मेंटर। नाम तो शायद सुना ही होगा, सीए साहिल बगई नाम है मेरा। ठीक है, ये मेरे कन्वोकेशन का डे है। आपका भी ऐसा सुनहरा सा दिन आएगा जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री मिलेगी। वो दिन एक बड़ा ही स्पेशल दिन रहता है जब 5 साल की मेहनत रंग लाती है। वो फाउंडेशन, इंटर, फिर 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना, फिर आर्टिकलशिप, ऑडिट वॉडिट, फिर उसके बाद फाइनल में वापस से पढ़ाई करना, और फिर जब वो रिजल्ट दिखने की खुशी होती है, जैसे ही आप रिजल्ट पे एंटर बटन दबाते हो तो फिर वो फील ही एक अलग रहता है। तो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स को बाद में समझ में आएगा, जैसे जैसे वो इस कोर्स के साथ लगते जाएंगे, इस कोर्स से उनको प्रेम होता जाएगा, फिर उनकी ललक, उनकी चाहत और बढ़ती जाएगी कि यार अब तो ये कन्वोकेशन वाला डे हमको भी देखना है। ठीक है, उसके बाद सर आपकी सीए जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अक्सर बच्चों को खुद की जर्नी से ज्यादा फैकल्टी की जर्नी में इंटरेस्ट होता है, तो सर आपकी सीए जर्नी के बारे में बताएं। तो वो शॉर्ट एंड क्रिस्प है मेरी जर्नी। फाउंडेशन मैंने 7 दिन के अंदर अंदर क्लियर करी थी। ज्यादा पढ़ाई लिखाई इतनी करी नहीं थी जिंदगी में, पर 7 दिन में भी मुझे 200 में से 150 आए थे। ठीक है, इंटर में मुझे अटेम्प्ट लग गया था क्योंकि इंटर में मेरे अंदर थोड़ा सा जोश का फैक्टर ज्यादा था और होश का फैक्टर कम था। तो ये बात समझने में कि पढ़ते कैसे हैं, उसमें मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए। पर उसके बाद एक बार समझ में आ गया कि सर पढ़ते कैसे, उसके बाद मैंने लाइफ में कभी गलती नहीं करी। मेरे टैक्सेशन में 71 थे और ऑडिट में आई स्कोर्ड 84। तो जब आप ऑडिट पढ़ेंगे तो उसके बाद आप आएंगे बोलेंगे सर ऑडिट में आप 84 कैसे लाए। उसके बाद सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स मैंने सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करे थे। उसमें भी मेरा हाईएस्ट स्कोर था 79 इन इकोनॉमिक लॉ। फाइनल के कोर्स में किसी सब्जेक्ट में 70-75 ऊपर लाना वो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, आप सिंगल और मैरिड? 100% सिंगल। 100% सिंगल का मतलब आप समझते हो, एक होता है 50% सिंगल 50% मैरिड, एक होता है 20% सिंगल 80% मैरिड। 100% सिंगल का मतलब है सर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बजरंग दल वाले लोग, बस वैसे ही सीन है अपना। 100% सिंगल, बहुत बढ़िया। आपके पास अगर कोई लड़की हो तो कांटेक्ट मेरी मम्मी से करें, मेरे से ना करना। अब ये डिपार्टमेंट मेरी मम्मी देख रही है, वाह सर। सर दूसरी बात, सर आप सिर्फ पढ़ाई 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 कराओगे कि सर हमारे साथ दूसरी बातें भी डिस्कस करोगे? सब बातें डिस्कस करेंगे। ताजा खबर में क्या चल रहा है वो भी बातें डिस्कस करेंगे, कौन सी वेब सीरीज आई वो भी बातें डिस्कस करेंगे। आप ऐसा समझना कि सर आपको पढ़ाने एक फैकल्टी नहीं आया है, आपको पढ़ाने आपका एक दोस्त, आपका एक मित्र, आपका एक साथी, आपका एक बड़ा भाई, आपका एक छोटा भाई आपको पढ़ाने आए। इस भावना के साथ पढ़ोगे तो अगर कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो भी अगर 2 बार पूछ लोगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पर ऐसा समझ के पढ़ोगे कि सर आप फैकल्टी हो, आपसे डर लगना है, तो इतना अपने को इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा फ्री रहना, मैं भी थोड़ा फ्री रहूंगा, अपन एक दूसरों की बातों को समझेंगे तो सर आपका जो सब्जेक्ट है जीएसटी वो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स बताओ ना। तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप सर्च करें, उस पे अभी कुछ 4500 फॉलोअर्स हो गए होंगे। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में अभी तो नहीं, पर फाइनेंस रिलेटेड रील्स का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और एक चैनल है यूट्यूब पे, जीएसटी विद साहिल,
इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। इस चैनल पे आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, आरटीपीस मिलेगी, एमटीपीस मिलेगी, अमेंडमेंट्स, सारी चीजें। सर रिवीजन का क्या होगा? तो मैं क्लास में सिर्फ वीडियो रिवीजन्स पे भरोसा नहीं रखता हूं, वीडियो के साथ आपको ऑडियो रिवीजन्स भी मिलेंगे। ऑडियो रिवीजन बड़ी शानदार सी चीज है कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं आपका टाइम खराब हो रहा है तो बस कान में ऑडियो रिवीजन सुन लिया, उससे भी चीजें याद रहती है। तो यू विल रिसीव ऑडियो रिवीजन ऑल्सो एंड वीडियो रिवीजन ऑल्सो। जैसे ही आपका अटेम्प्ट पास में आएगा तो रिवीजन सबका होगा ही होगा। सर मैराथन रिवीजन भी होगा? हाँ राजा, तो मैराथन रिवीजन भी होगा। सर आप हमारी फिक्र कब तक करेंगे? कोर्स पढ़ाने के बाद चले तो नहीं जाएंगे? तुम चले जाओगे मेरे को छोड़ के, पर मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो टिल योर लास्ट ब्रेथ आई एम विथ यू। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, ये सच्चे में होता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि ये साहिल सर कब तक साथ देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको मेरे मैसेजेस परेशान करेंगे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, बस एग्जाम आपको देनी है। वो काम मैं नहीं कर सकता, वरना वो काम भी आपके लिए मैं ही कर दूं। बस एग्जाम में लिख के आपको आना है, खाना बना के मैं दूंगा, निवाला मैं रख भी दूंगा आपके मुंह के अंदर, पर बाइट या च्यू तो आपको ही करना पड़ेगा, वो मेरे से ना हो पाएगा। ठीक है सर, रिवीजन, अमेंडमेंट, आरटीपी, एमटीपी, ये सब इंस्टीट्यूट के अलग अलग सोर्सेस हैं। जैसे एक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है? सर देखो, वक्त के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स में भी चेंजेस आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में भी चेंजेस आते हैं, दूसरे कॉर्पोरेट लॉस, अदर लॉस, ये सब डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें चेंज इज इनविएटेबल, मतलब चेंज तो आना ही है। बट सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, इसमें चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब है सर अमेंडमेंट्स भी आएंगे। हाँ राजा, अमेंडमेंट्स भी आएंगे। सर हम वो भी कवर करेंगे, हमारी बुक फुल्ली अमेंडेड रहेगी, उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट इशू करता है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज सर, ये आरटीपी क्या होता है और ये एमटीपी क्या होता है? आरटीपी मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। देखो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्या करता है? एग्जाम के पहले दो चीजें इशू करता है, एक तो आरटीपी और एक एमटीपी। ये आरटीपी का कंसेप्ट बड़ा शानदार। आरटीपी में सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी सब्जेक्ट में ग्रिस्प कैसी। आरटीपी के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं, क्योंकि अगर आपने 2-3 बार सब्जेक्ट का रिवीजन करा है तभी आप क्या करोगे? आरटीपी, इसका नाम ही क्या है? रिवीजन टेस्ट पेपर। और हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट पेपर लेता है। सर ये भी हम करेंगे, आरटीपी तो मैं आपको कराऊंगा पर मॉक टेस्ट पेपर आप करेंगे। ठीक है, तो आरटीपी तो क्लास में हम ही डिस्कस करेंगे, जो भी अटेम्प्ट की आरटीपी आएगी वो सारी आरटीपी डिस्कस हो जाएगी, उसका कुछ ज्यादा लोड वोड लेने की जरूरत नहीं है। सर टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। गॉड कांट बी एवरीवन और गॉड कांट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही हैज चूजन अस टू डिलीवर अवर बेस्ट टू यू। ठीक है, तो ये करने कराने वाला तो वो ईश्वर ही है। वो ऐसा बोलते ना कि बांसुरी बज रही है, तो बांसुरी बजाने वाला कोई और है और उसके अंदर हवा भरने वाला कोई और है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। कोई भी डाउट आए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है, स्ट्रैटेजीज का डाउट है कि सर सीए में हम क्या करें, कैसे करें, हम डायरेक्ट एंट्री के हैं, हमको क्या कुछ स्पेसिफिकली करना है, 24/7 फैसिलिटीज अवेलेबल। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा या मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। ठीक है, जनरली डाउट्स का रिस्पॉन्ड आपको मैं ही करूंगा। तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, जहां पे आपको कोई सा भी डाउट हो आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप मेरे से पढ़े हैं या आप मेरे से नहीं पढ़े। जो अपन से एक बार क्लास ले भी लेता है ना,
तो बस वो अपना हो जाता है, फिर वो किसी और का नहीं होता। और फिर भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो या आपकी किसी फ्रेंड को कोई भी दिक्कत हो तो सिंपली व्हाट्सएप कर देना, इस पे आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सर टेलीग्राम, हाँ तो टेलीग्राम पे भी जा सकते हो। तो ये टेलीग्राम हैंडल है, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपने सीए बनने के बाद क्या करा? सिर्फ पढ़ाने आ गए कि कुछ करा था? सीए बनने के बाद जॉब करी थी, मतलब जैसे एक ही बार में सीए बन जाते तो घर वालों की बड़ी इच्छा होती है कि जॉब वॉब करें, थोड़ा घर में पैसा वैसा लाएं। तो मैंने जॉब के ऑफर्स मेरे को बहुत सारे थे, बट मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट चूज बिग फोर। सुना होगा शायद आपने बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स। अभी तो एक रिसेंटली केस भी हुआ था, वो ईवाई की एक लड़की थी, तो वर्क प्रेशर की वजह से मेंटल सुसाइड, हमारे चैनल पे भी हमने वो वीडियो डाली थी। सर आपने कहाँ पे काम करा था? तो बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स होती है, वन इज डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई एंड पीडब्ल्यूसी, दैट इज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिट एसोसिएट एट पीडब्ल्यूसी। ठीक है सर आप कितना पैसे कमाते थे? सॉरी, सैलरी इज अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज इन पब्लिक डोमेन। ठीक है सर, क्या हम आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम नॉट योर फैकल्टी एंड आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर फैकल्टी कम फ्रेंड। फैकल्टी कम फ्रेंड का मतलब होता है क्लास के टाइम पे फैकल्टी, क्लास के बाद फ्रेंड। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ये हो गई सर मेरे बारे में डिस्कशन। थोड़ा सर आपके बारे में मुझे बताएं कि वाई सीए आपने ऐसा सोचा ही, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे रहेंगे, एक तो फाउंडेशन वाले क्राउड रहेगा और एक दूसरा क्राउड रहेगा डायरेक्ट एंट्री वाला। तो मुझे आप बता सकते हैं कि वाई सीए? हाँ बोलो ही, ऐसा आपने क्यों सोचा सीए करने का? अच्छा ठीक है सर, ये उम्र के इस पड़ाव में हमने बहुत सारे सपने देखे हैं, तो कुछ सपने पूरे हो जाए तो अच्छा है। ठीक है बहुत बढ़िया। और अच्छा सीए करना था पर थोड़ा सा अपन लेट हो गए तो अपन डायरेक्ट एंट्री से आया ऐसा? अरे वाह, ये भी आजकल है ना बहुत चल रहा है। मतलब सर क्या है, इंटर में तो हम आएंगे ही। फाउंडेशन पास हो गया बहुत बढ़िया, फाउंडेशन पास नहीं हुआ तो डायरेक्ट एंट्री से आ जाएंगे, पर इंटर में तो हम आएंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना विजन और आप अपना एम क्लियर रखना कि आपको सीए क्यों करना है, क्योंकि अगर वाई सीए क्लियर होगा तो हाउ सीए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर वाई सीए में दिक्कत होगी तो हाउ सीए में और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो एम विजन बिल्कुल क्लियर रखना। और एक और चीज, आपने ऐसा कोई सोचा है क्या कि रैंक वैंक लाना है? सर अभी तो पास होने का ही नहीं सोचा, आप कहाँ रैंक पे चले गए? नहीं, एक रहता है ना अंदर से कि यार अपन भी रैंक वैंक। आपने कभी रैंकर्स की जिंदगी देखी है? तो ऐसा बोलते हैं ना, जिंदगी को पलटने में समय नहीं लगता। उसका जीता जागता एग्जाम्पल देखना हो तो रैंकर्स देखो। सर कौन से रैंकर्स? बस मेरी नजर में तो ये तीन ही रैंक है, बाकी तो भीड़ है। तो AIR 1 2 3 कैसे उनकी जिंदगी पलटती है, मतलब रातों रात उनकी लिंक्डइन पे लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, रातों रात इंस्टाग्राम कम्युनिटी उनकी फीड हो जाती है, रातों रात वो यूट्यूब पे चैनल बनाते तो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। जो काम करने में लोगों को 4 से 5 साल लगते हैं, वो काम वो एक एग्जाम से कर लेते हैं 6 महीने में पढ़ के। इसका मतलब है आप कम से कम सोचो तो सही, सोचोगे चांद तारों तक का तो शायद जमीन पे पहुंच पाओगे, सोचोगे जमीन का तो शायद पातल भी साथ ना दे। तो ऐसा सोचो कि यार अपने को AIR 1 लानी है, बी स्पेसिफिक। ऐसा मत बोलो कि रैंक लानी है, रैंक लाने के बाद भी कौन सी रैंक लानी।
क्या पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाए और अपनी रैंक आ जाए। ठीक है, तो रैंक किसी भी की भी बच्चे की आ सकती है। देखो मेहनत करोगे तो रैंक आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज नहीं करोगे तो सीए बनने के बाद करोगे, और एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट। फिर फल तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म ही है। आ गई तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी आई तो हमारे मन में कभी ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं करी। तो कोशिश करना आपका दायित्व है, और आपको 100% सोच नहीं है कि यार हमको तो रैंक लानी है। ठीक है, एक और चीज, दो चीजें आप हमेशा सोचना कि एक तो हमको रैंक लानी है, दूसरा हम आर्टिकलशिप बड़ी जगह से करेंगे। सर बड़ी जगह, बिग फोर। सर अभी हमने वो केस पढ़ा था राजा, वो सब जॉब में होता है, आर्टिकलशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिकलशिप में लोड भी कम रहता है, काम भी कम रहता है, पर बिग फोर से आर्टिकलशिप करोगे तो प्रोफेशनलिज्म सीखोगे। कैसे ईमेल करते हैं क्लाइंट को, कैसे क्लाइंट से बातें करते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या कपड़े पहनते हैं, कौन सा बेल्ट का कलर होना चाहिए, कौन सा शर्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप कहाँ सीखते हो। फिर पंक्चुअलिटी क्या होती है, कौन से टाइम पे ऑफिस जाना, कौन से टाइम से ऑफिस से जाना, ये सारी चीजें आप बिग फोर में सीखोगे। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम आर्टिकलशिप तो बड़ी जगह से करेंगे, क्योंकि ये आपका चेंजिंग जोन है। यहां पे अगर आप बदलना चाहे तो आप यहाँ पे लाइफ को टर्न दे सकते हो, उसके बाद आपकी लाइफ कभी टर्न नहीं होगी। सर कैसे टर्न नहीं होगी, अगर आपकी रैंक इंटर में ही आ गई तो आपको आर्टिकलशिप कहां से करने का मौका मिलेगा, बिग फोर। अब संगति का बहुत असर होता है। अगर चार दोस्त हैं और चार दोस्त सुट्टा फूक रहे हैं, और पांचवा उनका दोस्त है पर वो सुट्टा नहीं फूकता है, तो पांचवा भी स्मोक करना शुरू करेगा। इसलिए नहीं कि उसको स्मोक पसंद है, इसलिए क्योंकि वो किसके साथ खड़ा है। तो यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पर्सन यू हैंग अराउंड विथ। तो राजा बिग फोर में जब क्राउडी क्रीम आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी फाइनल में रैंक आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सर पास पास तो आप यूं ही हो जाओगे, पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा अपने संग का ध्यान रखो। छोटी जगह से आर्टिकलशिप करोगे, आपको लोग भी वो मिलेंगे जिनके दो दो तीन तीन अटेम्प्ट लगे हुए हैं, वो बातें भी ऐसे करेंगे कि यार बस सीए का एग्जाम निकल जाए। दे विल नेवर टॉक ऑफ कि यार काश रैंक आ जाए। पर बिग फोर वाले ऑलरेडी रैंकर होंगे, तो उनका माइंड भी कैसे चलेगा कि पास। वो कभी ऐसा बोलते नहीं कि यार काश पास हो जाए, बस यही बोलते हैं यार देखें यार कौन सी रैंक आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। तो ये बस दो बातें आपने याद रख लिया आज के क्लास से, तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। कि एक तो रैंक आ जाए, और एक आर्टिकलशिप कहां से, बिग फोर। सर रैंक नहीं आई तो पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि सोचा किसके बारे में था, पास हो जाओगे। फिर आर्टिकलशिप के लिए आपको फिर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल और बहुत सारी चीजें और एक्टिव करनी पड़ेगी। ठीक है, छोटी जगह से आर्टिकलशिप मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी जगह से आर्टिकलशिप मिलना काफी बड़ी बात है। और एक बार बस आर्टिकलशिप मिल जाए, एक बार आप लग तो जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सर वी विल ऑलवेज थिंक ऑफ अ रैंक। कौन सी चाहिए वो आपकी किताब के पहले पन्ने पे लिख दो। टॉप 10 चाहिए, 11 to 50 चाहिए, वो आप लिख दो। और ये भी लिख दो कि आर्टिकलशिप हम ये फलाना जगह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बड़ा मानता हूं, जो लिखते हैं वो सच हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें। सर स्टडी अप्रोच क्या रहेगा, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ क्लास रहेगा 120 आवर्स। ठीक है, 100 to 120 आवर्स में हम इसको खत्म करेंगे। इसमें हम स्टडी मटेरियल, आईसीएआई के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी पास ईयर क्वेश्चन, जो भी अटेम्प्ट के रिलेवेंट पेपर्स होते हैं उसको हम क्लास में एनालाइज करते हैं।
आपके सामने ही करेंगे और सारी वीडियोस आपको जीएसटी विद साहिल चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी जैसे पेपर हुआ था सितंबर का तो वो भी मैंने एनालिसिस करा, अभी जनवरी का होगा वो भी एनालिसिस करेंगे। आपके अटेम्प्ट के पहले पहले जितने भी पेपर हो जाते हैं वो मेरे को एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सर हमको कौन कौन सी किताबें मिलेगी? तो यू विल रिसीव इन टोटल 3 बुक्स। वन इज कॉन्सेप्ट बुक, भगवत गीता ऑफ जीएसटी। सर इसका थोड़ा दर्शन कराओ ना। हाँ, दर्शन तो करवाएंगे। ये है भाई कॉन्सेप्ट बुक। ठीक है, 217 पेज में पूरा जीएसटी कवर्ड है, इसके बाहर जीएसटी में कुछ भी नहीं। ठीक है, फुल कलर्ड बुक्स मिलेगी आपको। इस बुक की बहुत खास बात है, अलग अलग कलर से चीजों को दर्शाया गया। ब्लू हेडिंग्स है, ब्लैक टेक्स्ट है, रेड कीवर्ड्स है, और जो भी अमेंडमेंट्स है वो हाईलाइट करेगा किसमें? ग्रीन में। ठीक है, मैंने मेरी बुक में मेल आईडी भी दी है, अगर कोई गड़बड़ वड़बड़ आपको दिख जाए तो आप बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अब ये स्पेशल मैसेज है फॉर माई स्पेशल बडीज। सर इसमें क्या है, तो मैं चाहूंगा आप इसको खुद से पढ़ें। तो जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि कौन सीखता है सिर्फ बातों से, कि कौन सीखता है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो हमें ये हादसे से नहीं गुजरना है। अगर कोई ऑलरेडी हादसे से गुजर चुका है तो उसके हादसों से सीखना है। ठीक है, तो हमें कोई ये सीए इंटर या सीए फाइनल में कोई अटेम्प्ट नहीं लेना, और आपको सीखना है किससे? बातों से। तो आप हादसे का इंतजार ना करें। ठीक है, ये हादसा कोई दूसरा खा चुका है, तो अगर कोई दूसरा बैठा है आपके सामने जिसने हादसों से बहुत कुछ सीखा है, तो दूसरों के हादसों से आप सीख जाओगे तो आपका एक आधी अटेम्प्ट बच जाएगा। और ये मंत्र हमेशा याद रखना सर, आपको सीए का एग्जाम पास करना है, बस ये दो चीजें, ये दो चीजें आपने कर ली, आपको कोई रोक नहीं पाएगा पास होने से। 3 रिवीजन, 2 मॉक टेस्ट पेपर। सर हमको तो रैंक चाहिए, हम बहुत इंस्पायर हो गए आपकी बातों से। जस्ट डबल दी अबव। रैंक चाहिए तो भाई 5-6 रिवीजन और 4 मॉक टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं पे आपकी रैंक आएगी। ठीक है, आर्टिकलशिप बड़ी जगह से ही करेंगे, और बस राजा एक बार में पास होना है। नो मैटर व्हाट, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई सी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, बस इस इस 2 चीजों को याद रखना। क्या? एक तो 3 डिवीजन, 2 मॉक टेस्ट पेपर, और एक बार में पास होना। ठीक है, तो वी विल थिंक ऑफ द रैंक, और 100% सर एक बार में पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, 3 किताब, कॉन्सेप्ट बुक हो गई, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुकलेट। ठीक है, ये तीनों किताब आपको मिल जाएगी जल्दी। तो तीनों किताब हमारा सहारा बनेगी। कभी कभार अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको स्टडी मटेरियल के भी दर्शन कराऊंगा। ठीक है सर, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लास में लिखते भी जाएंगे। एक जीएसटी की छोटी सी कॉपी रखेंगे, उसको साथ में लिखते भी जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्क्रबल। और रोज रोज रिवीजन होगा ताकि आप भूले नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप भूले नहीं। और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे खुद लिख के बताएंगे कि कैसा क्या हमको लिखना आ रहा है या नहीं लिखना आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे लिखना है या ऐसा कुछ करना है। ठीक है, लगेगा तो हम जीएसटी पोर्टल पे भी जाएंगे। सर ये जीएसटी पोर्टल क्या चीज है?
तो ये जीएसटी का पोर्टल है। थ्योरी तो आप सीखोगे, थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल कैसे क्या चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी चीजें भी आप सीखोगे। ठीक है, तो एक तो हो गया थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। तो ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो ये अपकमिंग ड्यू डेट्स, फिर उसके बाद ये जीएसटी का पूरा पोर्टल है, अलग अलग कॉलम है, होम, फिर देखो सर्विसेज, फिर जीएसटी का लॉ। लोग जीएसटी का लॉ कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं, रिलेवेंट जगह से डाउनलोड करना है। ऐसे तो गूगल पे बहुत सारी फाइल है, डाउनलोड्स, सर्च टैक्स पेयर, ई इनवॉइस, ये सारी की सारी चीजें हम पोर्टल के थ्रू भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा तो आर्टिकलशिप में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कितने मार्क्स का पेपर है हमारा? 100 मार्क्स। पेपर नंबर ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर होता है अंत भला तो सब भला, उसके बाद सेकंड ग्रुप अच्छा जाएगा अगर ये वाला पेपर अच्छा गया। डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स आपको पढ़ाएंगे सीए विवेक मेहता सर, और इनडायरेक्ट टैक्स आपको बखूबी मैं ही पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पूरे सिलेबस में 30% एमसीक्यू है, तो 100 का 30% कितना हुआ? 30 मार्क्स। तो 50 का 30% हुआ 15 मार्क्स। तो डायरेक्ट टैक्स में 15 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स में भी 15 मार्क्स, सब्जेक्टिव है 35 मार्क्स और 35 मार्क्स, टोटल हो गया हमारा कितना? 50 मार्क्स। ठीक है सर, व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स? तो अमेंडमेंट्स की चिंता मत करना, एक बाय डिफॉल्ट रूल याद रखना। रूल ये है कि इंस्टीट्यूट ऐसा कहता है कि आपको 6 महीने पहले तक अपने आप को अमेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा अटेम्प्ट होता है May 25, तो 6 महीने पहले गिनो, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, 30 अक्टूबर तक आपको अमेंड होना है। कितनी तारीख तक? 30 अक्टूबर। अगर अटेम्प्ट कब है? May 25। ठीक है सर, अटेम्प्ट अगर नवंबर 25 है तो 6 महीने वापस से घुमाओ, अक्टूबर, सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद मई। तो 6 महीने सर कौन सी तारीख आ रही है? 30 अप्रैल। सर हमारा अटेम्प्ट तो सर एक नया ही तारीख को आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ आप, आपको कब तक अमेंड होना है? करूँ काउंट करूँ 6 महीने पहले? हाँ है ना, तो अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च। इसका मतलब है सर 28 फरवरी तक आपको अपने आप को क्या करना है? अमेंड करना है। सर एक बात बताओ, इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट आए तो राजा वो अमेंडमेंट देश के ऊपर तो एप्लीकेबल, पर वो अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा ये सेम चीज सीए फाइनल में भी है। तो भले इंस्टीट्यूट कोई से भी महीने में एग्जाम कर ले, हमें तो कब तक अमेंड होना है सर? 6 महीने पहले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर।
एक बार दिखाओ ना पेपर कैसा आता है। डरना मत, सिर्फ देखना आप, है ना। क्या होगा ना, आपको मैं पहली क्लास में पेपर दिखा दूं तो शायद आप थोड़ा डर जाओ, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिससे लड़ने जा रहे हैं उसकी शक्ल तो देख लें कि कैसी क्या दिखती है, ठीक है। तो इससे लड़ना है अपने को पेपर से, और अल्टीमेटली पेपर अच्छा जाएगा तो सब अच्छा जाएगा, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल पेपर रहता है, इसमें 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन नंबर बी। पता होना चाहिए कि कम से कम दुश्मन का चेहरा तो देख लें कि यार दुश्मन कैसा क्या है, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है जब हम इंटर में पढ़ते थे तो हम पेपर ही पहली बार एग्जाम में देखते थे। पहली बार हमने एग्जाम देखा, मैंने अच्छा ऐसा पेपर आता है, क्योंकि बहुत बार फैकल्टीज पेपर दिखाते ही नहीं है, पर अपना ऐसा नहीं है, अपन दिखा दो, अपने को मालूम होना चाहिए ना किससे लड़ रहे। तो सेक्शन नंबर ए में कितने क्वेश्चन, फिर सेक्शन नंबर बी में कितने क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन इज कंपलसरी, आईसीएआई का बेसिक साइकोलॉजी समझना। हर एग्जाम में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, अकाउंट्स हो, ऑडिट हो, लॉ हो, टैक्स हो, कॉस्ट हो, एफएम हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज व्हाट, कंपलसरी। तो सर सेक्शन, अब 2 सेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स का अलग, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब ये तो करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। सर फिर 3 क्वेश्चन बच गए, 2 to 4। ये जो बच गए ना आपके 2 से 4 तक, इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने, मतलब आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अच्छा कोई भी ऐसा मत करना सब पार्ट पूरे करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सेकंड का ए करा, सेकंड का बी करा, सेकंड का सी छोड़ दिया। इंटरनल चॉइसेस नॉट अवेलेबल, आखिरी वाले चॉइस में इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल होती है। जो आखिरी क्वेश्चन आता है ना उसमें क्या रहता है, एक और का ऑप्शन आता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है सर। सर अगर हमने तीनों अटेम्प्ट कर लिए तो, क्योंकि बच्चों के माइंड में ऐसे अजीबो गरीब और उलुल जुलुल सवाल ही आते हैं, तो तीनों अटेम्प्ट अगर आपने कर लिए तो जो आपके बेस्ट आंसर्स हैं, जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स हैं, वो चेक किए जाएंगे। इसका मतलब है आप ये रिस्क भी ले सकते हो तीनों अटेम्प्ट करने का, अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि फिर अगर जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे ज्यादा नंबर है, फिर थर्ड पे और ज्यादा नंबर है, और सेकंड में सबसे कम है, तो ये दोनों चेक होंगे, ये दोनों चेक नहीं होगा, ठीक है। सर एमसी की बुकलेट घर लेके जाने को मिलेगी, हाँ भाई, एमसी की बुकलेट आपको घर लेके जाने को मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम तो डायरेक्ट आ जाते हैं आईडीटी पे। ये आप पहली बार ही देख रहे होगे ना पेपर, पहली बार ही तो पढ़ रहे हो आप मेरे से, तो आओ थोड़ा सा पेपर का दर्शन करें। ये पेपर का एनालिसिस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर की कब हुआ है सर, अभी हुआ है राजा, अभी हुआ है, जब से तुमने होश संभाला है तब से ये पेपर भी हो गया है, ठीक है। तो 5th वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स, ठीक है। 5 का ए, पहला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, पर कोई घबराने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली वो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा सब बच्चों जैसा पेपर है। बी वाला 5 मार्क्स, तो 5 का ए और बी मिला के टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 और 5 कितने क्या हो गए, 15 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो पेपर पैटर्न, सर ये जो सब आप लिख रहे हो ये गायब तो नहीं हो जाएगा, क्लास के एंड में मैं आपको जो भी लिख रहा हूं वो सब शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन 5, 6, 7, क्वेश्चन 5 इज, ठीक है,
5 में भी सर हमने देखे 2 पार्ट है, ए और ए कितने मार्क्स का और बी कितने मार्क्स का। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये कर लिया और ये छोड़ दिया, तो फिर 10 में से ही काउंटिंग होगी। करना है तो फिर दोनों करने पड़ेंगे। सर ये कर लिया तो फिर 5 में से मिलेंगे क्योंकि वो आता आपने छोड़ ही दिया। ठीक है सर, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आप 6 में 6A कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स। अच्छा बाय डिफॉल्ट पेपर कितने मार्क्स का होगा। सर देखो 50 में से 15 तो एमसीक्यू में चले गए, तो बचे कितने 35। 35 में से भी सर पहला तो चले गया क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, तो बचे कितने 20। अब समझदार इंसान यही करेगा 10 10 10, और उसमें से आपको बोलेगा कितने अटेम्प्ट करने। ठीक है अब देखते हैं अपन, सर इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही करा है क्या। तो देखो 6A कितने मार्क्स 5 मार्क्स, फिर 6 का बी और फर्स्ट पार्ट कितने मार्क्स 2, और सेकंड पार्ट कितने मार्क्स 3 मार्क्स। कोई इंटरनल चॉइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है तो सर 6 वाला क्वेश्चन क्या कंपलसरी है ऑप्शनल। सर ऑप्शनल। 7th वाला भी ऑप्शनल और 8th वाला भी ऑप्शनल। अच्छा कोई बच्चा ये मत करके आ जाना, सर आपने बोला था तो हम तो सर क्या कर रहे हैं ना 6 7 8 तीनों को ऑप्शनल मार रहे हैं। अरे नालायकों, इन तीनों में से कितने करने अटेम्प्ट। ठीक है तीनों भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जो बेस्ट होगा वो चेक हो जाएगा। तो 6 में आपने देखा 6 वाला ए में कोई चॉइस थी या ए तो सर सिंपल ही है। ए में सर कोई चॉइस नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कितने मार्क्स का। पर सर बी वाले के 2 सब पार्ट है। एक कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का, और दूसरा कितने मार्क्स का। ठीक है उसके बाद आ जाओ भाई अब आप 7th में। अब देखो 7th का ए कितने मार्क्स का 5, और 7th का बी कितने मार्क्स का 5, तो 7th में भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ए 5 मार्क्स और बी भी कितने मार्क्स 5 मार्क्स। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन कौन सा 8th, जहां पे इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। इंटरनल चॉइस इसलिए देते हैं क्योंकि 8th वाले क्वेश्चन में एक ऐसा भलता क्वेश्चन आता है जो किसी फैकल्टी के नोट्स में नहीं होता है, जो स्टडी मटेरियल के बीचों में से जो किसी बच्चे ने सोचा नहीं हो, और वो हर बार का है। इसलिए आईसीएआई को ज्यादा गालियां ना पड़े, इसलिए वो क्या दे देता है, अरे यार ये वैसे ही है कि तुम इतने पाप करते हो उसके बाद थोड़ी बहुत दान दक्षिणा कर लेते हो ना, क्योंकि तुमको डर लगता है कि यार कहीं ऊपर स्वर्ग नरक हुआ तो। ऐसे देखा तो आपने भी नहीं है, तो आप क्या करते हो ना, आप अगर 1000 रुपए का पाप करते हो तो बोलते हो चलो 100 रुपए भगवान को भी दे देते हैं। लाख का करोगे तो सोचोगे 10,000 चल भगवान को भी, क्या पता ऊपर स्वर्ग नरक हुआ। फिर भगवान ने हमसे पूछ लिया, अब पता तो है नहीं, तो आप भी और में लेके चलते हो यार अपने को गालियां तो पड़ेगी। तो आईसीआई भी यही सोचता है यार लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा सड़ा सा क्वेश्चन बनाए, इससे आईसीआई क्या दे देता है। और ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंटरनल चॉइस कहां पे अवेलेबल है लास्ट क्वेश्चन। अब पेपर पैटर्न समझो, सारे पेपर में ऐसे ही होता है। मैं आपको सिर्फ जीएसटी नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं पेपर का पैटर्न कैसा है। जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हो पहले उसका मुंह तो देख लो, हाव भाव तो देख लो, सारा पैटर्न।
कोई सा भी पेपर उठा के देखोगे ना, इंटर का, फाइनल का, पैटर्न यही होता है। और पैटर्न समझ में आ गया ना तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये पता है हमको कि पेपर कैसे आने वाले। वरना चीजें नई नई रहती है ना तो फिर बड़ा अनसर्टेनिटी सा रहता है। ठीक है, तो सर देखो 8 का ए आया 5 मार्क्स का, बी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, पर बी में एक चॉइस है, दैट इज इंटरनल चॉइस। ठीक है, तो सर 8 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो 8 वाले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं है, क्योंकि आपको 8 वाले में इंटरनल चॉइस में मिल रही है। पर फिर वो बच्चे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्या आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा भाई 8 इसमें। और फिर और ये बी में आपको क्या भी मिलेगा, बी और बी एक ही करना है। ये कितने मार्क्स का सर? और 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। इससे अपने को एक और चीज समझ में आई कि जब आईसीएआई क्वेश्चन को तोड़ता है तो वो ऐसे ढाई ढाई नहीं तोड़ता है। वो कैसे तोड़ता है? पहला 2 और फिर 3। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो 2 मार्क्स का होगा और जो 3 मार्क्स का होगा। और क्या तो ये वाला। ठीक है, आया समझ में? ऐसे करके सर हमारे टोटल नंबर हो जाते हैं कितने? तो हो गए हमारे टोटल नंबर 15, और फिर 10 10 10 30 और 15, टोटल हमारा हो गया 45 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स सब्जेक्ट। सर एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में आपको कोई लोचा लेने की जरूरत नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सर लगे हाथ एमसीक्यू भी दिखा दो, अब आप इतने पोले खोल ही रहे हो। हाँ तो सही बात है आपकी भी। अब इतना सर बताया है तो एमसीक्यू का पेज भी खोली दो। ठीक है, ये सब लेटेस्ट है, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। अब देखो एमसीक्यू में कैसा है ना, आजकल वो डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछते हैं। आजकल लोग केस सिनारियो वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे डरना मत, ये केस सिनारियो ये है फलाना ढिमका, कोई डरने की जरूरत नहीं। पैराग्राफ बना के, कहानी बना के पूछते हैं, सब कर लेंगे, सब कराएंगे क्लास में, आप टेंशन ही मत लो। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू कितने मार्क्स का, 2 2 4, फिर 2 कितने हो गए, 6, उसके बाद 8 कितने हो गए, 10, फिर मतलब सर एग्जाम में आपके तो मजे ही हो गए ना। 15 मार्क्स के एमसीक्यू में और 15 मार्क्स के सड़े सड़े एमसीक्यू, लेवल वाली नहीं। मतलब इसमें 15 में से 15 आ सकते हैं। नॉर्मल जो बच्चा मेरा रिवीजन लेक्चर भी देख लेगा ना, उसको भी 15 में से 15 आ जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो सर 15 मार्क्स का एमसीक्यू का अगर अपन पैटर्न देखें तो सिंपल क्या होता है, 2 × 7 प्लस, ठीक है, अगर आप कॉपी लेके आए हो तो इसे आप लिखोगे क्या, पेपर पैटर्न को, क्योंकि ये चीज आपके अंत तक आपके काम आने वाली। ठीक है, तो प्लीज आप पेपर पैटर्न लिखो ऑफ आईडीटी। और कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो तो पेपर पैटर्न जरूर जरूर देखना, पहली क्लास दूसरी क्लास जो सी भी क्लास है पेपर पैटर्न जरूर देखना। बोलो बड़े आगे। ठीक है, तो सर हमको पेपर पैटर्न भी समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट शुरुआत करने से पहले थोड़ी बेसिक बातें आपसे कर लेते हैं। तो यार टैक्स क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय टर्म टैक्स? जो सर अपन गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को तो हम और भी बहुत सारी चीजें पे करते हैं, तो
जो सब हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो सब क्या टैक्स हो गया क्या? जो इनकम पे करते हैं, तो फिर आप तो जो जीएसटी पे कर रहे हो तो गलत पे कर रहे हो, क्योंकि आप तो कुछ कमा ही नहीं रहे हो। अच्छा सर, गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट को सर पैसे तो लेने पड़ेंगे। अब निर्मला और मोदी जितना भी बोल लें, बोलने से पैसे थोड़ी आएंगे। और सर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मोदी जी जॉब करें इस उम्र में। उनकी उम्र मेलोनी को घुमाने खैर छोड़ो, तो सर पैसा तो चाहिए देश को चलाने के लिए। और सर इंडिया किसी चीज में तरक्की करे ना ना करे, पर पॉपुलेशन, गोल्ड मेडल अगर जीतना ही था इंडिया को तो एक प्रतियोगिता कराते पॉपुलेशन की। मैं बता रहा हूं, इंडिया और चाइना के अलावा कोई लड़ता ही नहीं। उसमें चाइना वाले हार जाते, पर इंडिया वाले हार नहीं मानते। क्योंकि सर हमारे देश ने एक ही चीज मांगी है कि वंश बढ़ेगा तो और आगे देश बढ़ेगा। इसी फिलॉसफी पे हम चल रहे। सर उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? तो 140 करोड़ हो गए हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके अटेम्प्ट तक ये 150 करोड़ का आंकड़ा, फिर मोदी जी को गर्व होगा कि यार हमने फाइनली 150 करोड़ कर ही दिया। इस पॉपुलेशन को चलाना है तो टैक्स चाहिए, ठीक है। और तो गवर्नमेंट देगी क्या क्या? मतलब अगर टैक्स के पैसे गवर्नमेंट लेगी तो क्या क्या आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हो? हाँ जी, ठीक है। सर्विसेज कैसी, क्या सर्विसेज? अच्छा, ये गवर्नमेंट एजुकेशन दे फ्री में, सोच ऊंची रखनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट चाहे कुछ दे या नहीं दे। हाँ, एजुकेशन, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। सर वो स्वच्छ गाड़ी की गाड़ी नहीं देखी क्या आपने? हाँ, स्वच्छ भारत का इरादा। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एजुकेशन और हेल्थ, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, देश को बचाना है और हमें भी रशिया यूक्रेन जैसा वॉर करना है, तो सर आर्मी के लिए हमको जो फंडिंग करनी पड़ेगी, सही बोल रहे हो आप। मोर और लेस आपने मुझे ये बता दिया कि टैक्स का पैसा लगता कहां पे, बट आपने ये नहीं बताया कि टैक्स का मतलब क्या होता है। देखो जो टैक्स वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड से आया है, टैक्सेयर, जिसका मतलब होता है एस्टिमेट और वैल्यू। इसका मतलब है सर, एग्जैक्ट टैक्स तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं कि कितना क्या लेना है पब्लिक से। एग्जैक्ट खर्चा तो हमें भी नहीं मालूम है कितना क्या मेट्रो को बनाने में लगेगा। अब सपोज करो जैसे साहिल सर के घर को चलाने के लिए साहिल सर के जो पापा हैं, वो या तो जॉब करेंगे या तो बिजनेस करेंगे। अब जो जॉब या बिजनेस करेंगे उससे कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे। सपोज करो 1 लाख रुपीज कमाए, इस 1 लाख रुपए में से सर पूरे थोड़ी आपके पास बचेंगे, इसमें खर्चा भी होगा। तो इस 1 लाख में से 60,000 का खर्चा हो गया, पर अभी भी बचे हैं कितने? 40,000। इस 40,000 को बोलेंगे हम डिस्पोजेबल इनकम। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो, ये जो 40,000 बचे ना, इसमें से थोड़े बहुत पैसे टैक्स के भी दो, क्योंकि हम गवर्नमेंट को देश चलाना है। तो हमने बोला मोदी जी आप भी जॉब करो, आप भी बिजनेस करो। तो इन्होंने बोला हमारा यही जॉब है, हमारा यही बिजनेस है। क्या? क्या जॉब है, क्या बिजनेस है? लोगों से टैक्स का पैसा कलेक्ट करना और देश को चलाना। चाणक्य को जानते हो आप? चाणक्य को, चाणक्य ने इतनी शानदार बात बोली है ना। चाणक्य बोलता है, एज द हनी बीस कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, मधुमक्खी
नेक्टर कलेक्ट करती कहां से? फ्लावर्स। अच्छा, फ्लावर को कोई पेन नहीं होता, फ्लावर को तो पता भी नहीं चलता। तो एज द हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स जेंटली एंड विदाउट इन्फ्लेक्टिंग अ पेन, hence the government has to do this। तो चाणक्य ने बोला टैक्स यही है कि जैसे हनी बीज फ्लावर में से नेक्टर निकाल रही है और फ्लावर को तो पता भी नहीं चल रहा है, वैसे ही गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है और आपको पेन भी नहीं होता। आपको कहां दर्द होता है? आप ऊपर से नीचे तक आपने जीएसटी भरा है, आप बैग खरीद के आए आपने जीएसटी भरा, आप बॉटल खरीद के आए आपने जीएसटी भरा, आप मोबाइल खरीद के आए आपने जीएसटी भरा, आप कॉपी खरीद के आए आपने जीएसटी भरा, आप टी शर्ट खरीद के आए जीएसटी भरा, जीन्स खरीद के आए जीएसटी भरा, आप पार्लर में गए आपने जीएसटी भरा। सर ऊपर से नीचे तक सुबह से रात तक हम क्या भर रहे हैं, पर हमें तो ये रियलाइज भी नहीं हो रहा। मतलब सर गवर्नमेंट हमसे पैसे ले भी रही है और हमें दर्द भी नहीं हो रहा। यही तो गवर्नमेंट की बेटा टैलेंट होता है। तो सर टैक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, आम जनता जो पैसे कमा रही है या आम जनता जो खर्चा कर रही है, उनसे थोड़े बहुत ऊपर पैसे लेना टैक्स के नाम पे, ताकि देश को चलाया जा सके। तो सर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए हमें टैक्स का पैसा चाहिए। अब समझना ध्यान से, हर चीज टैक्स नहीं कहलाती। सबसे पहले टैक्स की कुछ खास बात, टैक्स इज पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी बर्डन मतलब सर फाइनेंशियल, जो चुकाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो बाटर बाटर कि मोदी जी एक काम करो, हम आपको इनकम टैक्स नहीं देंगे, आप अपने बेटी बिटिया को पेस कोचिंग पे भेजो। मोदी जी बोले मैंने शादी नहीं करी है, तो आप बोलो मोदी जी फिर आपने क्या ही करा जिंदगी में? बेटा हाँ, ऐसा नहीं होता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मोदी जी हम आपको टैक्स नहीं देंगे, उसके बदले में हम आपके लिए ये वाला काम कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, देना तो पड़ेगा। वो भी कौन सा? पेक्यूनरी बर्डन, दैट इज कैश या बैंक का आउटफ्लो होना कंपलसरी है। ठीक है सर, कौन लेवी कर रहा है? कल को अगर मैं आपको बोल दूं कि आज से आपको साहिल टैक्स देना पड़ेगा, सर ये साहिल टैक्स नया आया है क्या? नहीं नहीं, बस आया है, अभी आया है, बस अभी 2 सेकंड पहले ही आया है। सर हम तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गन भी लेके चलता हूं, मैं लेके आऊंगा आपको कभी दिखाने के लिए। तो मैंने ऐसे आपके कंधे पे गन रखी, आपने बोला सर ये साहिल टैक्स आप नहीं देंगे। मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका भला ऊपर जाके होगा। इतने में नखरे कर रहा था मैं नहीं दूंगा, मैंने उसको उड़ा दिया। इसको देख के डर लगा, बोला यार ये तो पागल आदमी है, सामने सामने उड़ा दिया, मेरे को भी कहीं उड़ा ना दे। इसने बोला सर मैं तो दे रही हूँ। क्या ये टैक्स है? सर देखो है तो फाइनेंशियल, पर दिस इज नॉट लेविड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज लेविड बाय एन इंडिविजुअल जो हफ्ता वसूली कर रहा है, जो आपसे अननेसेसरी पैसे ले रहा है। तो ये टैक्स थोड़ी है। टैक्स तो वो होता है जो सर फाइनेंशियल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेवी करा हो, और सर गवर्नमेंट के पास पावर भी तो होनी चाहिए। अंडर एन एक्ट कि सर अगर गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट एक भी रुपया आपसे नहीं वसूल सकती है।
तो हर चीज जो भी आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? और एक्ट के थ्रू जनरली गवर्नमेंट को क्या मिलती है? आई बात समझ? सर ये पावर लिखी कहां पे? तो ये पावर लिखी है राजा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देश का जो संविधान है, उस देश के संविधान में सर ये पावर है। सर हमको देश का संविधान डाउनलोड करना है। वाह, मोदी का फोन आ जाता है, मैं देश के संविधान की बात करता हूं ना। ये देखो अभी ताजा ताजा ये भारत का संविधान एज ऑन 1 मई 2024, ठीक है। और संविधान में सर प्रीफेस, अब्रीवेटेड वर्ड्स, और ये प्रियम्बल। प्रियम्बल समझते हो आप? आपने कभी बचपन में 11वीं 12वीं या 10वीं की किताबें देखी हो, उसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन में सर प्रियम्बल लिखा आता था। सोवर्जिनिटी, जस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, इंडेक्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन कभी सेक्शंस में नहीं चलता, इसमें चलता है ये पूरा आर्टिकल्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद बहुत सारे स्केड्यूल्स दिए हुए, अलग अलग चैप्टर्स हैं। देखो चैप्टर 2 पार्लियामेंट। अब सर ये बात तो पक्का है कि सर जो गवर्नमेंट को पावर मिली है ना, वो इसमें से ही मिली है। बिना पावर के गवर्नमेंट टैक्स का एक भी पैसा नहीं ले सकती। सर कौन सा आर्टिकल है, तो मैं आपको 2 मिनट दर्शन कराता हूं। ये रहा, देखो ध्यान से, आर्टिकल नंबर 246, ये गवर्नमेंट को पावर देता है जीएसटी लाने की। और हमने जीएसटी के लिए आर्टिकल को अमेंड भी करा। ये आगे जाके आपको समझ में आएगा कि ऐसी क्या आन पड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ा, देश के संविधान को ही बदलना पड़ा। तब आर्टिकल 246 के बाद तो 247 था। तो इन्होंने देखो कितनी शाणपत्ती से बीच में क्या अटकाया, 246A। इसका मतलब है जीएसटी लाने की पावर सरकार को दी, पता है किसने? आर्टिकल 246A। और इसको अमेंड करा गया था। तो पहले सिर्फ 246 था, उसके बाद क्या आया? 246A। सर ये सारी पावर गवर्नमेंट के पास रहती है। हाँ राजा, सारी पावर गवर्नमेंट के पास रहती है। सर जो हमने इनकम टैक्स पढ़ा, उसकी पावर भी गवर्नमेंट के पास है। हाँ राजा, तो आपने जो इनकम टैक्स पढ़ा होगा उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा क्या? नहीं देखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी देख लो आप। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग स्केड्यूल्स। ये देखो कौन सा स्केड्यूल है खैर, अरे यार, ये देखो कौन सा स्केड्यूल है राजा? 7th स्केड्यूल, आर्टिकल 246, 7th स्केड्यूल। आर्टिकल 246 पावर देता है गवर्नमेंट को पब्लिक से टैक्स लेने की, इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई सा भी टैक्स हो। आर्टिकल 246 गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक द लॉस। अब इन्होंने 7th स्केड्यूल बनाया, इसमें इन्होंने 3 लिस्ट बनाई।
इन्होंने बोला भाई सारे लॉस मोदी जी थोड़ी बनाएंगे, मोहन यादव जी, योगी जी वो क्या करें, बैक सीट ले लें क्या। इन्होंने बोला देखो कुछ कुछ लॉस बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, कुछ कुछ लॉस बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। फिर इन्होंने बोला यार कुछ कुछ मुद्दे ऐसे गहन होते हैं जहां पे पावर दोनों को देनी चाहिए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से मुद्दे पे लॉ बना है। आपको बना दिया हमने आर्टिकल 246 का एक कंटेंडर, एक मेंबर, यू आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसाइड विच लॉस आर टू बी मेक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया, आर्मी के लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, एयरफोर्स के लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, और अच्छा डिफेंस के लॉ कौन बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राजा यूनियन लिस्ट आपने बहुत सही पकड़ा कि सर यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ। ये सारे मुद्दे डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल मिलिट्री फोर्स, कैंटोनमेंट, आर्मी, फायर आर्म्स, यूएनओ, फॉरेन के साथ ट्रीटी एंटर करना। सर व्हाट अबाउट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का भी लॉ पता है कौन बनाता है, सर कहीं तो लिखा होगा। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिखा ना हो, तो लिखा तो होगा सर, ढूंढो 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 ढूंढो। ओ सर कहाँ गया इनकम टैक्स, एंट्री नंबर 82, इसको क्या बोलते हैं हम, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में देखो क्या लिखा है सर, इसका मतलब है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है क्या। स्टेट की लिस्ट में भी एग्रीकल्चर का नाम ही नहीं है सर, इसका मतलब है दोनों लेते हैं क्या, उधर भी नाम नहीं है। इसका मतलब है अगर सरकार को एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेना है तो पहले क्या अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जाके एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स की बात होगी। इसका मतलब है सर अगर हम 1000 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम के कमा रहे तो भी कोई टैक्स नहीं, राजा तो भी कोई टैक्स नहीं, इतने कमाते नहीं है एग्रीकल्चर से। पर सर अब हमारे देश में 70 to 80% एग्रीकल्चर ही है, अब उन किसानों पे भी आप टैक्स लगाओगे तो बेटा वो तो वैसे ही सुसाइड करते हैं, फिर ऐसे खबरें आएगी इनकम टैक्स ना चुकाने की वजह से एक किसान ने करा सुसाइड, मोदी जी को करे लोगों ने हाहाकार, अगली बार सरकार बनाने पे हुई पाबंदी। तो देखो कितने समझदार लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। आज के लोग अमेंड कर सकते हैं, बना नहीं सकते, उन्होंने पहले ही सोच लिया कि यार एग्रीकल्चर, और उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान आया था उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि भाई हमें एग्रीकल्चर को तो भारी रखना है, ना सेंट्रल लेगी ना स्टेट लेगी ना दोनों मिलके लेंगे। इसका मतलब है सर देयर इज नो टैक्सेस ऑन, आई बात समझ। तो पता तो होना चाहिए कौन सी एंट्री से जन्म होता है टैक्सेस का, आई बात समझ में। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ आप इतना इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो कौन सी एंट्री ने सरकार को पावर दी है, एंट्री नंबर 82, आया समझ में। तो राजा ये सारी अलग अलग चीजें हैं सर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन याद तो नहीं करना, अरे कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज जो आपको कभी याद नहीं हो सकती। ठीक है, लिस्ट नंबर 2 इज व्हाट, स्टेट लिस्ट। किसके पास पावर है, स्टेट के पास, मतलब कौन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन से मुद्दे पे लॉ बनाएगी, भाई पुलिस पे लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट, रेलवेज पे लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट, सर सफाई वफाई पे लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज पब्लिक हेल्थ। मोदी जी को रेप के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, कलकत्ता सरकार की 12 बजाई गई, किसी ने ये नहीं बोला मोदी जी आप क्या कर रहे हो, लोग समझदार थे, ममता जी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने का अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का, उस स्टेट की सेफ्टी का अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का।
टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करने का अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। तो सर पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, जितने भी आप गवर्नमेंट देखते हो ये सब स्टेट के कंट्रोल में। फिर म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज हमारे यहाँ तो कम है। आप कभी आगरा जाओ, कभी अमृतसर जाओ, जलियांवाला बाग, वहां पे अच्छे अच्छे म्यूजियम बड़े हुए हैं, वो सब स्टेट के कंट्रोल में, सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं है। आई बात समझ में? तो राजा ये सब लॉज बनाए किसने? स्टेट ने। और उसके बाद लिस्ट नंबर 3 इज व्हाट? कॉन्करेंट लिस्ट। इस कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है सर? दोनों, ना तो सेंट्रल ना तो स्टेट, दोनों मिलके आएंगे। तो वो कहां पे दिया हुआ है? लिस्ट नंबर 3 में। जैसे क्रिमिनल लॉस हो गए, क्रिमिनल मैटर्स हो गए, इन क्रिमिनल मैटर्स में कौन लॉ बनाता है सर? दोनों गवर्नमेंट मिलके। मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब में सर दोनों मिलके हमारे टैक्सेस को गवर्न करेंगे। दैट इज विच लिस्ट सर? कॉन्करेंट लिस्ट। बोलो बात समझ में आई क्या? सर जीएसटी का क्या सीन है? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो जीएसटी का भी कैसा है ना राजा, दोनों पे लिया जाएगा, मतलब दोनों मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कोई स्पेसिफिक आर्टिकल तो नहीं है, बस ये एंट्री नंबर 33 है, ट्रेड एंड कॉमर्स। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जीएसटी लगाएंगे, इन्होंने बोला जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, गुड्स, इन सब पे पावर किसको दी जाएगी? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बोलो क्लास डन है क्या? तो सर अभी मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं राजा, मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड सिखाया कि पावर कहां से मिलती है। और कौन सा आर्टिकल, कौन सा स्केड्यूल? ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल लें तो एंट्री नंबर 82 था फॉर बोलो क्लास डन है क्या? ठीक है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है, उससे पता रहेगा। जैसे एक तो अभी आपने ये इनकम टैक्स का सीख लिया, अब आपको कोई पूछेगा कि जीएसटी की क्लास में आज आपने क्या सीखा, तो आप बिल्कुल ऐसा बोलना कि देख बेटा, जीएसटी कोई छोटा मोटा लॉ नहीं है, इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ा था? अमेंड। और अमेंड करके हम कौन सा नया आर्टिकल लेके आए? 246A, जो स्पेसिफिकली बात करता है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, बोलो भाई बात क्लियर है क्या? तो राजा देखो ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है। लिस्ट 1, अच्छा कौन सा स्केड्यूल था? भूल गया, मैं भूल गया कौन सा स्केड्यूल था? 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और उसका एक स्पेशल हमारा प्रोविजन आया था आर्टिकल 246A। बोलो बात क्लियर है क्या? बस आज हमने जो जो डिस्कस करा उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं आज हमने। सबसे पहले तो कौन, मैं कौन हूं, आप कौन हो, उसका इतना मैटर नहीं करता। हमारा पेपर नंबर 3 100 मार्क्स, टीटी 50, आईटीटी 50, एमसीक्यू 15 मार्क्स, सब्जेक्टिव 35, हर पेपर का ऐसा ही है। फिर हमने एक पेपर पैटर्न डिस्कस करा कि सर पेपर पैटर्न कैसा क्या होता है। तो टोटल हमारे जीएसटी में 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी, 15 मार्क्स, 6, 7, 8, 10 मार्क्स ईच, इसमें से आपको कोई भी 2 करने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहती है। ठीक है, उसके बाद सर हमने थोड़ा सा डिस्कस करा व्हाट इज टैक्स। तो हमने बोला कि सर
टैक्स ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, इट इज अ पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल बर्डन जो लेवी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एन एक्ट। एक्ट से मिलती है पावर, इस पावर की मदद से ही गवर्नमेंट क्या ले सकती है सर? और पावर कहां पे डिफाइंड है सर? पावर इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा आर्टिकल 246 जो बात करता है कौन से शेड्यूल की? 7 शेड्यूल। और आर्टिकल 246 ए जो स्पेसिफिकली आया गया था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और फिर हमने बात करा एंट्री नंबर 82 टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। 7 शेड्यूल, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।